बेटा, ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है। उफ पापा जी, आपने पूरे घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ा तो आपको समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो है नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर जगदीश जी हतप्रभा से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ से बड़ा मुजरिम को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी बिमला जी ने उन्हें सोफे पे बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जबान की तेज़ है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश जी ने पत्नी की आंखों में देखा जैसे कुछ पूछ रहे हो। सच में? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा आकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके एक कमरे तक सिमट गई है। कमरे के बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हाल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल है कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे, कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी विमला जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे और उनके हाथ में कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। बिमला जी भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख कर गए। 2 की जगह 3 चाय का कप उन्हें थोड़े अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सुमेश पीता था और वो उनके साथ कभी नहीं पीता था। उन्होंने उसके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था। फिर आज तभी सुमेश वहां आ बैठा, आज साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये सभी सुमेश छोटा सा था जो उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। जगदीश जी कितना ही थके हो, सुमेश के साथ खेलते ही थे। उसकी बातों का तब खत्म नहीं होती जब तक वो उन्हें कहते कहते थक ना जाता, सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी बिमला जी ने उस खामोशी को तोड़ा। सुमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई की बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। तो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर का, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भीड़ भाड़ में से असुविधा होगी और दीदी भी इसी शहर में तो है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर जगदीश जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरे घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते हुए उनके लिए दूसरा घर देखे। अब रिया ने उनसे कह भी दिया, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहा कर सोमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब सुन रही हो और उसे जगदीश जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज बिमला जी आंखों से आंसू बह रहे थे और जगदीश जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम जगदीश जी शहर से आए तो बिमला जी ने बताया कि बेटा बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया है। और बिना बताए जगदीश जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी,
जिनके लिए जाने कितने रातें हमने जाग कर बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा था। उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। तभी चाबी सोमेश के हाथ में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत जगदीश जी का था। सोमेश के नाम। सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वर जा रहे हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। ये लो चाबी है तुम्हारे हाथ में। जो वो घर की चाबी है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम अभी का सामान रखवा दिया। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा है और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इससे हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे सपनों का घर है जिससे हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ रहना पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। तुम्हारा पिता। खत खत्म होते ही सुमेश जड़ हो चुका था। आंखों से आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।